नमस्कार मित्रों, लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के बारे में पढ़ चुके हैं और जब हम हिंदी साहित्य लेखन परंपरा को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया गारसादा तासी महोदय द्वारा, उस ग्रंथ में इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की कोई चर्चा नहीं है। और उनके बाद जो मौलवी करीमुद्दीन जी ने भी अपना ग्रंथ लिखा तो उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की बात नहीं की। पंडित महेश शुक्ल जी ने भी अपना ग्रंथ लिखा तो इन्होंने भी उसमें काल विभाजन और नामकरण की बात नहीं की है। यहाँ तक कि जब शिव सिंह सेंगर जी भी आते हैं तो शिव सिंह सेंगर जी के भी इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की कोई बात नहीं है। और जब शिव सिंह सेंगर जी के बाद प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज अब्राहम गियर्सन महोदय अपना अंग्रेजी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखते हैं तो उन्होंने सबसे पहली बार काल विभाजन और नामकरण की चर्चा की और यहीं से हिंदी साहित्य इतिहास से काल विभाजन और नामकरण की परंपरा शुरू हो जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण किस प्रकार से हुआ था। तो सबसे पहले हम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण जानेंगे। जॉर्ज अब्राहम महोदय जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास जो काल था उस काल को 11 भागों में विभाजित किया था और पहला जो उनका काल था उस काल का नाम उन्होंने चरण काल रखा। कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम काल या आज काल को चरण काल किसने कहा, तो चरण काल जॉर्ज गियर्सन महोदय ने कहा था। दूसरा इनका काल था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण और तीसरा इनका जो काल विभाजन था मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। चौथा भाग था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा भाग मुगल दरबार। छठा भाग तुलसीदास और सातवां भाग था रीत काल। आठवें भाग की बात हम लोग करें तो तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, जिसमें पहला था धार्मिक कवि और दूसरा था अन्य कवि। नौवां भाग 18वीं शताब्दी। 10वां भाग था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां और अंतिम भाग था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसे कैसे याद करेंगे तो एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक इस प्रकार से है कि 4-5 कौन मालिक ब्रज से मुगल दरबार में तुलसी की रीत और तुलसी के 18 कंपनी को देखने के लिए महारानी विक्टोरिया के पास गए। क्या ट्रिक है? 4-5, तो 4 से क्या हो गया चरण काल, 5 से हो गया 15वीं शताब्दी, कौन मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसी, ब्रज से हो गया ब्रज संप्रदाय, मुगल दरबार से हो गया मुगल दरबार में, तुलसी की रीत से हो गया तुलसीदास और रीत से हो गया रीत काल देखने के लिए। और तुलसी के 18 से तुलसी क्या हो गया तुलसी की अन्य प्रवृत्ति और 18 से हो गया 18वीं शताब्दी। तो तुलसी के 18 कंपनी देखने के लिए महारानी विक्टोरिया के पास गए तो 18 से हो गया 18वीं शताब्दी। कंपनी देखने से हो गया कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान। किसके पास? महारानी विक्टोरिया के पास गए तो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार से आप 11वें भाग को ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे हैं मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण। अब मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण की चर्चा करें तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को कितने काल में विभाजित किया था। तो 5 भागों में विभाजित किया था और ये 5 भाग इस प्रकार हैं। पहला है आरंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल और चौथा है परिवर्तन काल और पांचवा है वर्तमान काल। अब आरंभिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला है पूर्व आरंभिक काल, दूसरा है उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल 700 से लेकर के 1343 विक्रमी संवत तक और उत्तर आरंभिक काल 1344 विक्रम संवत से लेकर के 1444 विक्रम संवत तक। माध्यमिक काल की बात करें तो पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत तक और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 विक्रम संवत से लेकर के 1680 विक्रम संवत तक। अलंकृत काल की बात करें तो पूर्व अलंकृत काल 1661 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत तक और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत तक और परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक
और वर्तमान काल 1925 से अब तक। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो एक छोटी सी ट्रिक है कि मिश्र बंधु आरंभ और मध्य में अलंकार का परिवर्तन वर्तमान में दिखता है। मिश्र बंधु के आरंभ और मध्य में किए हुए अलंकार का परिवर्तन वर्तमान में दिखता है। तो मिश्र बंधु से हो गया मिश्र बंधु, आरंभ और मध्य से हो गया आरंभिक काल माध्यमिक काल, किया हुआ अलंकार से हो गया अलंकृत काल, परिवर्तन का वर्तमान में दिखाई देता है, तो परिवर्तन से हो गया परिवर्तन काल और वर्तमान से हो गया वर्तमान काल। तो इस प्रकार से इस छोटी सी ट्रिक से भी आप इन 5 कालों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो काल का विभाजन किया गया, इसी काल विभाजन पर जो बाद के लेखक हुए हैं उन्होंने अपना विभाजन प्रस्तुत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा और इनको दोहरे नामकरण दिया। जैसे पहले काल की बात करें तो पहला इनका काल था आदिकाल, और आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा, और इसका समय बताया कि 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। दूसरा काल इन्होंने बताया पूर्व मध्यकाल, और इसका दूसरा नाम बताया भक्ति काल, 1375 विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा काल उन्होंने बताया उत्तर मध्यकाल, जिसे रीत काल भी नाम दिया, 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक। और चौथा काल विभाजन जिन्होंने किया आधुनिक काल, और इसी आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा, जो कि 1900 विक्रम संवत से लेकर के 1984 विक्रम संवत तक चला। इस प्रकार जो शुक्ल जी द्वारा आदिकाल को वीरगाथा कहा गया, तो इसी वीरगाथा काल पर बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिलता है, और कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा किस काल के नामकरण को लेकर के विरोध हुआ था। तो शुक्ल जी के किस आदिकाल को क्या नाम देने पर, वीरगाथा नाम देने पर सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था। आगे अब हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को कुल 5 भागों में विभाजित किया था, और इन्होंने जो आदिकाल या वीरगाथा काल था, उस आदिकाल और वीरगाथा काल को इन्होंने संधि एवं चारण काल नाम दिया। कभी कभी क्वेश्चन यही से पूछ लिया जाता है कि संधि एवं चारण काल किसने कहा? तो संधि एवं चारण काल आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा था। अब पहला जो इनका काल विभाजन था वो था संधि काल, और संधि काल का समय सीमा देखी जाए तो 750 विक्रम संवत से लेकर के 1000 विक्रम संवत तक के काल को इन्होंने संधि काल कहा। और दूसरा काल था चारण काल। चारण काल की समय सीमा इन्होंने बताई कि 1000 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक का जो समय होगा वो चारण काल का होगा। तीसरा है भक्ति काल, और भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने आचार्य रामचंद्र की तरह ही बताई, 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक। रीत काल का जो समय सीमा बताया इन्होंने 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, जो कि शुक्ल जी ने भी बताया था। और पांचवा आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने 1900 विक्रम संवत से अब तक बताई। इस प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया, और वीरगाथा या आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा गया। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के काल विभाजन को एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है संचा भरिया। तो संचा से हो गया संधि काल, चा से हो गया चारण काल, भा से हो गया भक्ति काल, री से हो गया रीत काल, और आ से हो गया आधुनिक काल। इस प्रकार एक छोटी सी ट्रिक संचा भरिया से आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के काल विभाजन को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे हम डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन देखेंगे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया, और नाम वही जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था वही नाम इन्होंने भी दिया, लेकिन विक्रम संवत के स्थान पर इन्होंने ईस्वी का प्रयोग किया है। पहला काल को इन्होंने कहा आदिकाल, और समय बताया कि 1184 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक। दूसरा इन्होंने बताया कि पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी तक। तीसरा उन्होंने बताया कि उत्तर मध्यकाल सन 1600 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। और चौथे काल को इन्होंने बताया कि आधुनिक काल सन 1857 से लेकर के अब तक।
इस प्रकार क्या आपने देखा कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त द्वारा जो काल का विभाजन किया गया है उसका नामकरण की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मिलती जुलती है, और समय सीमा की बात करें तो इन्होंने विक्रम संवत के स्थान पर ईसवी सन का प्रयोग किया है और 1184 से प्रारंभ करके 1857 तक इनका काल विभाजन रहा है। इसको कैसे याद करेंगे तो एक ट्रिक है, अपु उआ, आ से हो गया आदिकाल, पू से हो गया पूर्व मध्यकाल, ऊ से हो गया उत्तर मध्यकाल और आ से हो गया आधुनिक काल। इस प्रकार इस ट्रिक से आप गणपति चंद्रगुप्त के काल विभाजन को याद कर सकते हैं। आगे हम डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अनुसार काल विभाजन को देखेंगे। कभी कभी एक क्वेश्चन यही से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, और उसमें डॉक्टर नागेंद्र जी का भी नाम डाल दिया जाता है। तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन कार्य किया है। इस आधार पर हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आदिकाल, और आदिकाल का समय सीमा इन्होंने सबसे हटकर बताई है कि 7वीं सदी के मध्य से लेकर के 14वीं सदी तक के मध्य के जो काल होगा उसे आदिकाल के नाम से जाना जाएगा। दूसरा काल इन्होंने बताया कि भक्ति काल, 14वीं सदी के मध्य से लेकर के 17वीं सदी के मध्य तक के काल को भक्ति काल कहा। और तीसरा काल इन्होंने बताया कि रीति काल, जो 17वीं सदी के मध्य से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक के काल को, समय को रीति काल कहा। और चौथा और अंतिम काल था आधुनिक काल, और इस आधुनिक काल का समय सीमा उन्होंने बताया कि 19वीं सदी के मध्य से अब तक का जो काल है वो आधुनिक काल है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा, और आधुनिक काल को भी इन्होंने 4 भागों में बांटा। तो पहला काल था पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल, समय सीमा बताई 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। दूसरा काल उन्होंने बताया कि जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल, समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक। और तीसरा इन्होंने बताया कि छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। और चौथा छायावादोत्तर काल, और छायावादोत्तर काल के भी 2 भाग बताए। क्या बताया कि प्रगत, जिसे प्रयोग काल कहा, 1938 से 53 तक, और दूसरा बताया नवलेखन काल 1953 से अब तक। तो इस प्रकार डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास का सार इस प्रकार रहा कि हिंदी साहित्य इतिहास को कितने भागों में उन्होंने बांटा, 4 भागों में बांटा। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को डॉक्टर नागेंद्र जी ने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। और आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। और अगले हमारे महत्वपूर्ण लेखक हैं और अंतिम लेखक हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। डॉक्टर बच्चन सिंह के काल विभाजन की चर्चा करें तो इन्होंने भी हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा, और जो हिंदी साहित्य का आदिकाल था उस आदिकाल को या वीरगाथा काल को इन्होंने अपभ्रंश काल कहा। और दूसरा काल बताया भक्ति काल, और भक्ति काल का समय सीमा भी बताई कि 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक का जो समय होगा वो भक्ति काल होगा। तीसरा काल उन्होंने बताया कि रीति काल, और रीति काल की समय सीमा बताई कि 1650 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी का जो समय होगा वो रीति काल होगा। और चौथा बताया आधुनिक काल, और आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने बताई कि सन 1857 से लेकर अब तक। अब डॉक्टर बच्चन के इतिहास के जो काल विभाजन है उसको कैसे याद करेंगे, तो एक ट्रिक है अभरिया। क्या है? अभरिया। तो आ से हो गया अपभ्रंश काल, भा से हो गया भक्ति काल, री से हो गया रीति काल, और आ से हो गया आधुनिक काल। बच्चन ने क्या किया? अभरिया किया। तो अभरिया से क्या हो गया? अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अब तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन और हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण को पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम लोग आदिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।